ऐसी कौन सी कमियां होती हैं जिनकी वजह से नी पेन जल्दी आता है? सी नी पेन यूजुअली डेफिशिएंसी से नहीं आते। मरीज है ना ट्रॉमा से रिलेट करता है कि मेरे को फलाना चोट लगी थी उसके वजह से नी पेन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये होती है जो तकरीबन पिछले 4-5 साल से शुरू हो रहा है और मरीज जब सिम्टोमेटिक होता है तब वुमेन्स में देखा जाता है कि आफ्टर मेनोपॉज ज़्यादातर उनके जॉइंट्स पेन, नी पेन की शिकायत रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मेनोपॉज एक हार्मोनल चेंज है बेसिकली वुमेन्स में। तो फीमेल्स में ओवरीज काम करना बंद करती है, एस्ट्रोजन बनना बंद कर देता है। तो ओनली ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो नी पेन है ना वो वक्त के साथ आना ही आना होता है। जितनी आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको नी पेन आएगा। क्या मानते हो, ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, ये बहुत सारे फीमेल्स या मेल्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमको इसी एज में नी पेन स्टार्ट हो गया, 40 में स्टार्ट हो गया, 50 में स्टार्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको ऐसे बहुत सारे मरीज है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो यंग लोग हैं, यंग लोगों के भी घुटने बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो 60 साल की एज में जो घुटना खराब होना चाहिए वो आज की डेट में 25, 30, 35 साल की एज में भी खराब होने लग रहा है। इसका क्या रीज़न है? स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में, जो आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो यंग लोग हैं, यंग लोगों के भी घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जैसे जो 60 साल के बुजुर्ग के होते हैं, तो 60 साल की एज में जो घुटना ख़राब होना चाहिए वो आज की डेट में 25, 30, 35 साल की एज में भी ख़राब होने लग रहा है। इसका क्या रीज़न है? देखो यार, यंग लोगों में जो घुटने खराब हो रहे हैं उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कार्टिलेज में हो सकती है। यूजुअली जो कटोरी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, उसके पीछे ठीक। का कार्टिलेज खराब होने की वजह से मरीज को दिक्कत होती है। यंग लोगों स्पेसिफिकली इस कंडीशन में कभी कभी दोनों घुटने इन्वॉल्व हो जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, गाड़ी से चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। नॉर्मल वॉकिंग ठीक रहती है। इसके अलावा कभी कभी यंग लोगों में सिंस स्पोर्ट्स इंजरीज बढ़ चुकी है, कभी कभी मेनिस्कल इंजरीज हो सकती है, लिगामेंट इंजरीज हो सकती है। मान लो कोई चोट की इंजरी नहीं, चोट की हिस्ट्री नहीं है और कार्टिलेज और मेनिस्कस भी ठीक है, तो बहुत बार इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या साइनोवियल पैथोलॉजीज हो सकती है। कभी साइनोवियल बैंड्स होते हैं जिसको हम प्लाइका बोलते हैं। कभी लिगामेंट्स इंजरी या मसल इंजरीज जो आउटसाइड नी जॉइंट्स है जिससे नी बायोमैकेनिक्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, ये भी पेन के रीज़न है। बट मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है जिसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बोलते हैं, जो कटोरी के पीछे का कार्टिलेज खराब होने की वजह से होता है। अच्छा। और सर, कोई क्या ओबेसिटी भी नी पेन का एक रीज़न होता है? देखो, यंग एज में ओबेसिटी नी पेन यूजुअली नहीं देता, बट यस अगर आप ओबीज हो तो आपको नी पेन अर्ली स्टार्ट हो जाता है। लाइक अर्ली मिड 40s में ही पेन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जितना वजन ज़्यादा रहेगा घुटने पे उतना ही लोड रहेगा, जितना घुटने पे लोड रहेगा उतना घुटना जल्दी खराब होगा। ऐसे कौन से विटामिन्स या ऐसी कौन सी कमियां होती हैं जिनकी वजह से नी पेन्स जल्दी आता है? सी नी पेन यूजुअली डेफिशिएंसी से नहीं आते। नी पेन यूजुअली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से आता है। दैट इज विटामिन ई मीन्स एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आपका वेट ऑलरेडी ओबीज कैटेगरी में, मसल मास आपका ठीक नहीं है, नी बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको अर्ली नी पेन आने के चांसेस है। यस, बिना समटाइम्स एक्सरसाइज से भी पेन हो सकता है, बट अदरवाइज कोई ऐसी डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है जिससे नी का कार्टिलेज रीजनरेट होता है। नी कार्टिलेज अपने आप रीजनरेट होता है, बट जो रीजनरेटेड कार्टिलेज होता है उसकी क्वालिटी ओरिजिनल कार्टिलेज जो हाइलाइन कार्टिलेज है वैसी नहीं होती। तो अगर किसी का ओरिजिनल कार्टिलेज खराब हो गया जो भगवान ने बनाया, तो मरीज को रिकवरी होती है बट नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल लेवल तक होती है। अच्छा सर, अगर किसी को नी पेन हो रहा है तो विटामिन्स, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिसको वो लेना चाहिए अगर नी पेन के क्योर के लिए? नी पेन के सी यूजुअली क्या होता है, कैल्शियम, विटामिन डी और बी बी 12 और एल कार्निटीन, विटामिन ई हम देते हैं एज ए सप्लीमेंट ताकि ओवरऑल बोन हेल्थ ठीक रहे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर हीलिंग मिल जाए। बट अगर विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, जो सेल्स को जोड़ते एक दूसरे से या कार्टिलेज में हेल्प कर सकता है, बट डायरेक्टली नहीं होते। ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली वर्क करती है। तो ये अगर आप डाइटरी डेफिशिएंट हो कोई भी चीज़ के लिए, स्पेसिफिकली विटामिन सी
या कैल्शियम या विटामिन डी समटाइम्स बी कॉम्प्लेक्स, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है और रिकवरी भी स्लो होती है। तो यूजुअली नी पेन्स में हम वेट एंड वॉच ही करते हैं, बट हम डाइटरी सप्लीमेंट्स इसीलिए देते हैं ताकि जो नेचुरल हीलिंग हो रही है वो नेचुरल हीलिंग फास्ट हो। सर ऐसे कौन से मल्टीविटामिन्स हैं जो एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप सजेस्ट करते हो अपने पेशेंट को, जो हर किसी को लेने ही लेने चाहिए, और उसकी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए? क्योंकि लोगों में मिथ्स होता है कि कंटिन्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर कोई गैप देना चाहिए कि 3 महीने लिया या एक ऐसा कुछ आप। सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, विटामिन डेफिशिएंसीज और विटामिन रिलेटेड ट्रीटमेंट एज डिपेंडेंट और एक्टिविटी डिपेंडेंट होता है। हम्म, अगर आप यंग हो, यूजुअली डाइटरी सप्लीमेंट से विटामिन्स कवर हो जाते हैं। हम्म, बट जैसे विटामिन बी 12 की बात करते हैं, विटामिन बी 12 है एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। हम्म, वेजिटेरियन डाइट में विटामिन बी 12 प्रैक्टिकली नहीं मिलता। मिल्क एक सोर्स है, बट ऐसा नहीं कि मिल्क में बहुत विटामिन डी है, विटामिन बी 12 है। तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट में हो तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि विटामिन बी 12 आप डेफिशिएंट होंगे। हम्म, तो विटामिन बी 12 आपको रेगुलरली लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी यूजुअली डाइट से नहीं बनता। विटामिन डी सब बनता है सनलाइट से। बट सिंस वर्किंग ऐसी हो गई है कि आप प्रैक्टिकली सनलाइट में नॉर्मली वर्किंग इंडिविजुअल जा ही नहीं पाते, तो हम ओपीडी में बहुत कॉमनली ये पाया जाता है कि विटामिन D3 बहुत डेफिशिएंट है। लिटरली पेशेंट सिंगल डिजिट्स में विटामिन डी लेके हम्म, आते हैं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आपका सिंगल डिजिट में विटामिन डी है, तो आप प्रिफर करिए कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक लगा लीजिए। मान लो आपको विटामिन डी कम है, बट एकदम सिंगल डिजिट में नहीं है, तो आप ओरल विटामिन डी वंस अ वीक 6 वीक लेके मेरे हिसाब से वंस इन 15 डेज लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए, जिससे विटामिन डी बना रहता है। कैल्शियम डाइट में अच्छा खासा कवर हो जाता है, बट यूजुअली क्या होता है, अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो तो आपके हार्मोन्स बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड लेवल बढ़ाते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो यूजुअली आपने कैल्शियम लेना चाहिए ताकि आपकी बोन में से कैल्शियम निकला नहीं जाए। उसके बाद विटामिन ई आपका इन बिटवीन 14-15 दिन का कोर्स कर सकते हो। विटामिन सी का बीच बीच में टैबलेट लिम्सी है जो आपकी हीलिंग में हेल्प करते हैं, स्पेशली लिगामेंट इंजरीज में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो आपके फैट लेवल कम कर लेते हैं, ओवरऑल अच्छा फैट इम्प्रूव करते हैं ताकि ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक रहे। तो अगर आप यंग हो, एक्टिव हो, एथलीट हो, एक्सरसाइज डिपेंडेंट हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यूजुअली यू शुड कीप ऑल द सप्लीमेंट्स नियर योर ऑफिस डेस्क। तो जभी भी आपको दिन में एक बार याद आ जाए, डेस्क जब आप खोलते हो, तो यू शुड टेक दो सप्लीमेंट्स इन बिटवीन। यस, हर सप्लीमेंट को रेगुलरली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट बेटर होगा कि आप लेते रहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है, दैट इज़ मैग्नीशियम। अगर आप हेवी एथलीट हो, रनर्स हो, आपको रेगुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं, या मान लो आपको एक एनर्जी नहीं फील हो रही है वाइल डूइंग वर्कआउट, तो बहुत बार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी रहती है। तो मैग्नीशियम का भी आप इन बिटवीन कोर्स कर सकते हैं। ओके। इससे ओवरऑल आपकी मसल हेल्थ और बोन हेल्थ बनी रहेगी, और जिसके वजह से आप फ्रेश फील करोगे, आप अच्छा वर्कआउट कर लोगे। इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप, तो एडिक्वेट स्लीप विथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे ही कवर हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी एक्सरसाइज इंप्रूव होगी, एंड यू विल फील फ्रेश। और सर वुमेन्स में देखा जाता है कि आफ्टर मेनोपॉज ज़्यादातर उनके जॉइंट्स पेन, नी पेन की शिकायत रहती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेनोपॉज एक हार्मोनल चेंज है बेसिकली वुमेन्स में। तो जो इस्ट्रोजन होता है वो ओवरीज बनाती है, और इस्ट्रोजन बोन हेल्थ को इम्प्रूव करा के रखता है, बोन की डेंसिटी मेंटेन करता है। जैसे मेरी फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, ओवरीज काम करना बंद करती है, इस्ट्रोजन बनना बंद कर देता है। तो ओनली हार्मोन विच इज़ प्रिडोमिनेंट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमन इज प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा-सा लेथार्जिक हार्मोन है सिंपल लैंग्वेज में, यानी वो आपकी ओवरऑल एनर्जी कम रखता है। उसके अलावा बोन में से जो कैल्शियम डिपॉजिशन एस्ट्रोजन करता था, अब वो भी सप्लीमेंट आपका ख़त्म हो गया, तो बोन में से कैल्शियम भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेथार्जी के विद मेनोपॉज वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली काफ़ी फीमेल्स इस एज तक पहुँचते-पहुँचते हाइपोथायरॉयडिज़्म का भी शिकार हो जाती है। तो थायराइड डेफिशिएंसी भी इसमें वेट ऐड करने में हेल्प करती है।
तो इसीलिए मेनोपॉज होने के बाद बहुत बार फीमेल्स को वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। बोन हेल्थ भी विद टाइम, सिंस एक्सरसाइज ढंग से नहीं हो रही है और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ भी वीक होनी शुरू हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं ओबेसिटी इसमें और प्रॉब्लम्स ऐड करता है। तो ये प्रॉब्लम मेनोपॉजल वुमन में आती है। इसकी ट्रीटमेंट अगर हम बोलेंगे तो इसमें आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हो, डाइटरी कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अब आपको पोस्ट मेनोपॉजल वुमन को एवरी 2 to 3 ईयर्सली डेक्सा स्कैन करना चाहिए, अपनी बोन स्ट्रेंथ की स्टडी करनी चाहिए। अगर वो कमज़ोर हो रही है तो टेरिपेराटाइड या डिनोजुमैब या रोमसुजुमैब टाइप इंजेक्शंस आते हैं जो इसका बोन डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एंड ऑब्वियसली एक्सरसाइज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप अवेयर हो, जागरूक हो इन सब चीज़ों के बारे में, तो फीमेल्स अपनी बोन हेल्थ मेंटेन रख सकती है। ओनली थिंग दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड मॉनिटर, दे शुड मॉनिटर देयर बोन हेल्थ। बेसिकली लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना इसमें? लाइफस्टाइल तो है ही, एंड सम मेडिकेशन। सब मेडिकेशन। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन आता है कि लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो नी पेन है ना वो वक़्त के साथ आना ही आना होता है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपकी एज बढ़ेगी वैसे-वैसे आपको नी पेन आएगा। सो ये आप क्या मानते हो, ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, ये फैक्ट है। ये होता क्यों है? क्योंकि जैसे आप कोई भी मशीन यूज़ करोगे तो उसके पार्ट्स खराब होंगे ही हुँ, होंगे। सिमिलरली कार्टिलेज वियर एंड टियर होता ही होता है। सो यूजुअली कार्टिलेज खराब होने की वजह से अर्ली आर्थराइटिस आ जाते हैं। बहुत सारे फीमेल्स या मेल्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमको इसी एज में नी पेन स्टार्ट हो गया, 40 में स्टार्ट हो गया, 50 में स्टार्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपको किस एज में नी पेन होने वाला है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका नी पेन अर्ली है, और ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ हैं जो 70-75 हो गए एंड दे आर परफेक्टली फिट। हुँ, तो इस चीज़ का जवाब नहीं है कि आप पर्टिकुलर पेशेंट को कब नी पेन स्टार्ट होगा। बट ये समझिएगा कि यूजुअली मरीज़ है ना ट्रॉमा से रिलेट करता है कि मेरे को फलाना चोट लगी थी उसके वजह से नी पेन हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जो तकरीबन पिछले 4-5 साल से शुरू हो रहा है, और मरीज़ जब सिम्प्टोमेटिक होता है तब एक्चुअली मरीज़ को एक्स-रे और ये सब होके लगता है अरे ये तो कल ही से दर्द शुरू हुआ, बट ऐसा नहीं है। तो नी पेन विद एज सभी को आना है, एज प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को लेट हो सकता है। क्या हर नी पेन में सर्जरी ही एक ऑप्शन है या कोई और भी आप फिज़ियो से या लाइफ़स्टाइल चेंजेस से आप ठीक कर सकते हो? देखिए, नी पेन में अगर हम स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड नी पेन की बात कर रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन में ग्रेडिंग्स होती है। अगर आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 भी हो तो भी एवरी ट्रीटमेंट आपकी एक्स-रे डिपेंडेंट नहीं होती। हुँ, ट्रीटमेंट हमेशा पेशेंट की सिम्पटम्स डिपेंडेंट होती है। अगर लेट्स टॉक अबाउट कि सर्जरी कब करनी है, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि आपको सर्जरी कब करनी है और उसके अलावा आपको क्या-क्या करना है। तो अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा दर्द है मरीज़ को और रेगुलर पेन किलर खाने पड़ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो गई है, जो भी आपके रूटीन के काम है, स्टेयरकेस चढ़ना उतरना, घर के अंदर चलना, पार्क जाना, रिश्तेदारों के घर जाना या मार्केट या बैंक जाना नहीं कर पा रहे हो, कहीं न कहीं पेन के चलते या डिफ़ॉर्मिटी के चलते आप हाउस बाउंड हो गए हो, तो येस आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत आ गई, आप उस स्टेज पे पहुँच गए हो। इवन इफ अगर आपका एक्स-रे ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस भी दिखा रहा हो तो भी। ठीक सो है। ये सिम्पटम्स डिपेंडेंट है। मान लो आप ये सिम्पटम्स आपको है नहीं, रूटीन काम आप सारे कर पा रहे हो, पेन मैनेजेबल है, एक आध पेन किलर हफ्ते में खानी पड़ रही है, अदरवाइज रेस्ट से, नी कैप से, जेल से, कोल्ड हॉट फर्मेंटेशन से आपका काम चल रहा है। हुँ, तो येस आपको नी रिप्लेसमेंट की आप उस स्टेज पे पहुँचे नहीं हो। तो बिना नी रिप्लेसमेंट की बोन हेल्थ या नी जॉइंट हेल्थ इम्प्रूव करने का क्या कर सकते हैं? सर देखिए, नी पेन का कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है नहीं। ओके, अगर सर वो तो बताते हैं नी पेन अगर होता है तो नी रिप्लेसमेंट होती है या फिर अगर सो और भी सर्जरी होती है नी ये से इसमें रिलेटेड? ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इसी कन्फ्यूजन और वल्नरेबिलिटी से मेरे हिसाब से पेशेंट डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूज़्ड हो जाता हुँ, है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हुँ, जिससे एटलीस्ट मरीज़ को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए। हुँ, तो पहली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक हो नहीं, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हो, और अगर आप सिम्प्टोमेटिक हो तो लास्ट ऑप्शन नी रिप्लेसमेंट है, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जो विदाउट सर्जरी ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन एज सच फुल प्रूफ ऑप्शन नहीं है कि ये ट्रीटमेंट मैं करूँगा या करूँगी जिससे मेरा घुटने का दर्द ठीक होगा। तो लेट्स डिस्कस कि ये ऑप्शंस हैं क्या-क्या। सबसे पहले कुछ ऑप्शंस है, जैसे
SOS पेन किलर के साथ आप ग्लूकोजामाइन या डायसिरिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बट येस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है कि काफ़ी पेशेंट को इनसे फ़र्क पड़ता है, तो हम रूटीनली ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। बट येस, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप लाइफ लॉन्ग इन दवाइयों का सेवन करें। दूसरा, बोन हेल्थ आपकी इम्प्रूव करिए, एक्सरसाइज करते रहिए, कैल्शियम, विटामिन डी, या अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली करते रहे। तीसरा ऑप्शन है नी ब्रेसेस, नी कैप्स। मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के मिल रहे हैं, कुछ इंडियन है, कुछ इम्पोर्टेड है। ये सारे नी ब्रेसेस थोड़े बहुत हेल्प करते हैं। चौथा ऑप्शन होता है नी के अंदर के इंजेक्शन। नी के अंदर के इंजेक्शंस में भी ना बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं जेल इंजेक्शन लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर लगाओ। प्रैक्टिकली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में इन सब में से किसी का भी फुल प्रूफ रोल है नहीं। तो लोग बोलेंगे कि GFC लगाने से घुटने का दर्द ठीक होता है। आई विल से इट मे बी, मे नॉट पर बी। ये तो सर बहुत ज़्यादा चल रहा है जो आप बता रहे हो, बट नी दीज आर पेन में ऑल, इंजेक्शन, ये तो काफ़ी डॉक्टर ये प्रेफर कर बहुत रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स है हम्म, विद गार्डेड रिजल्ट्स। ऐसा हम्म, नहीं है कि लोगों को अगर मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ इमीडिएट होगा। शॉर्ट टर्म में भी पेशेंट को अच्छा लग सकता है, हम्म। लॉन्ग टर्म घुटने में बहुत ज़्यादा चेंजेस क्या ये नहीं आते। इंजेक्शन भी हमें कंटिन्यू लेने पड़ते हैं जब तक, अगर आप यूजुअली हम जेल इंजेक्शंस वंस इन अ ईयर रिकमेंड करते हैं, हम्म, कभी कभी 6 महीने के बाद भी देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वन सेकेंड मैं आपको बताऊंगा हम्म, कि ये इंजेक्शंस लगाएंगे तो घुटने की लाइफ इम्प्रूव होगी। हम्म, ओके, सो PRP है, ग्रोथ फैक्टर से, जेल इंजेक्शन से, स्टेरॉयड इंजेक्शन से, ये सारे यू कैन से अभी भी ये ऐसा नहीं है कि ठोस लिटरेचर है कि ये लगाने से आपका घुटना ठीक होने वाला है। हम्म, सो जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होगी आपका घुटना खराब होने वाला है। समटाइम्स इसमें ना बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है जो फैक्टर रोल प्ले करता है वो साइकोलॉजी है। जब मरीज़ ये चाहता है कि मैं ठीक कैसे हो जाऊँगी, नॉर्मल कैसे हो जाऊँगा, या मेरा घुटना बैक टू नॉर्मल जैसे यंग एज में है वैसे कैसे होगा, तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो मरीज़ ना ये चाहते-चाहते बहुत मिस्टेक कर लेता है कि मैं ये भी करके देख लेता हूँ, वो भी करके देख लेता हूँ या देख लेती हूँ कि जिससे मेरा घुटना यंग हो जाए, ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। बट कहीं न कहीं जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि एज बढ़ेगा वैसे घुटने का दर्द बढ़ सकता है और प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो आपको बस आज के डेट में जो भी एक्शंस करने हैं ये कहीं न कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है। यानी एक्सरसाइज करना है, कभी-कभी सप्लीमेंट लेना है, या बोन हेल्थ मेंटेन रखना है, मसल हेल्थ मेंटेन रखना है, ताकि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े और आपका जो फाउंडेशन है वो ठीक ना हो। तो अगर फाउंडेशन ठीक होता है, वेट कंट्रोल में रहता है, मसल की हेल्थ ठीक रहती है, हम्म, बोन ठीक रहती है, तो आपका रिप्लेस नी भी लॉन्ग टर्म चल जाएगा। मान लो कोई पेशेंट है जो ओबीज़ है, बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, मसल में कोई दम नहीं है और उसके अलावा जॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनका रिज़ल्ट थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ आएगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो अदरवाइज़ पतला है या बोन हेल्थ ठीक है, मसल मेंटेन्ड है, रेंज ऑफ मोशन प्रिजर्व्ड है, बस पेन है एक मेन कंप्लेंट। सो आपको कहीं कभी ना कभी घुटने का दर्द ठीक करने के बजाय इस पे काम करना पड़ेगा कि भविष्य में जो मेरे को प्रॉब्लम आने वाले है उसके लिए मैं आज से मेहनत अभी से अपने लाइफस्टाइल, अपने करूँ। एक्सरसाइज करना बिल्कुल, स्टार्ट कर दो ना, हाँ। वेट रिड्यूस करना और स्टार्ट। क्या होता है बहुत बार लोग मेंटली अटक जाते हैं कि दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज कैसे करूँ, और एक्सरसाइज करूँ तो दर्द हो रहा है। हम्म, तो कहीं न कहीं इसमें पेशेंट को समझदारी दिखानी पड़ेगी, अपने दर्द को मेंटेन करना पड़ेगा, टाइट्रेट करना पड़ेगा। हम्म, जभी भी आप ठीक हो आप एक्सरसाइज बढ़ाओ, हम्म, जब आपका दर्द कम ज़्यादा है उस टाइम आप थोड़ा रेस्ट लो, हम्म। थोड़ी-सी एक्सरसाइज में जैसे मान लो वॉक कर रहे हो तो 1 चक्कर के बाद वेट कर लो, 5 मिनट रुक जाओ, वापस रीस्टार्ट करो। तो ये मरीज़ को अपने पेन के हिसाब से टाइट्रेट करना पड़ेगा। कभी जब ठीक है आपकी एक्सरसाइज बढ़ाओ, जब पेन ठीक नहीं है एक्सरसाइज मेंटेन। किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई आपके पॉडकास्ट में एक डॉक्टर आ रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन करना कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरते वक्त यंग एज में भी 30-35 की एज है, और तो नी में टक टक की आवाज़ आती है, पॉपिंग साउंड आता है, कई बार उसका ऐसा लगता है कि घुटना उसका बाहर निकल जाएगा। तो ये क्यों होता है और इसका क्या रीज़न है? सी यूजुअली टक आवाज़ के लिए ना बहुत सारे मरीज़ परेशान होते हैं। आवाज़ के हुँ, लिए परेशान नहीं होना। अगर घुटने में आवाज़ आ रही है और आवाज़ के साथ पेन हो रहा है, हुँ, देन आपको परेशान होना पड़ेगा।
बहुत बार कार्टिलेज इंजरीज जो कटोरी की होती है, पटेला के पीछे के एरिया की होती है, वो ही पेन देती है स्टेयरकेस चढ़ने उतरने में। क्या एक थोड़ा-सा अगर आप बताएँगे सर होता क्या है ये सो पूरा नी का एक बेसिकली इस स्ट्रक्चर? कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, मलेशिया मीन्स सॉफ्ट होना, पटेली मीन्स पटेला बोन। तो यूजुअली यंग फीमेल्स 20 टू 40 इयर्स एज ग्रुप, बोथ नी पेन्स, एक नी में ज़्यादा एक नी में कम। क्लासिकल ये प्रेजेंटेशन होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, स्क्वाट पोजीशन में बैठने में दर्द हो रहा है। ये होता क्यों है? इसका मोस्ट कॉमन रीज़न इडियोपैथिक है, अननोन रीज़न है। बट पैथोलॉजी ये है कि जो कार्टिलेज की इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो क्वाड्रिसेप मैकेनिज्म जो है वो पटेला के थ्रू काम करता है। तो जब भी आप घुटना मोड़ोगे, पटेला प्रेशर में रहता है। इंटैक्ट कार्टिलेज ये प्रेशर अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जैसे ही कार्टिलेज खराब हो जाता है वो पेन की तरह परसीव होता है। और जैसे ही आप प्रेशर वाली कोई एक्टिविटी करोगे या बहुत देर घुटना मोड़ के बैठोगे, आपको दर्द होगा। और पैर स्ट्रेट हो गया, प्रेशर हट गया पटेला के ऊपर से, तो पेन सेटल हो जाता है। और यूजुअली विद एज ये पेन इम्प्रूव होता है। सम डेज आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और सम डेज वापस से वही कहानी होती है कि पेन वापस आ गया। बहुत ज़्यादा इस पे दिमाग ना लगाए, लाइफस्टाइल चेंजेस पे फोकस रखिए, एक्सरसाइज करिए, इन बिटवीन ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट लीजिए, मिनिमम पेन किलर का सेवन करिए। कभी कभी नी ब्रेस ऐड कर सकते हो, यही इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है। समटाइम्स कुछ पेन्स को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, उसको करेक्ट करने में ज़्यादा नुकसान होगा रादर देन। इसमें बहुत सारे लोग सर्जरी का ऑप्शन देते हैं, जेल का ऑप्शन देते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सारे ऑप्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो अगर किसी को पॉपिंग साउंड आ रहा है और अगर उसको पेन नहीं है, उसकी लाइफ़स्टाइल ओके है, तो वो उसको इग्नोर कर सकता है उस पेन 100% को। इग्नोर कर सकते हैं। ठीक देखिए, है। एज अ सर्जन वी आल्सो हैव अ लिमिटेशन। हम लोग कोई हर चीज़ का गॉडली रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं जिसमें अगर सर्जरी नहीं करेगी तो नहीं होगी तो घुटना खराब होगा या लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, उसी में हम इंटरवेंशन करके कुछ आउटकम दे सकते हैं। जब लाइफस्टाइल ठीक चल रही है और प्रॉब्लम लाइफस्टाइल में है, तो बेटर होता है कि पहले लाइफस्टाइल ठीक कर लो, ताकि आपकी प्रॉब्लम 80 टू 90% ठीक हो जाए, 10% विद टाइम मैनेज हो। सर एसीएल होता क्या है और एसीएल टूटने के बाद पेशेंट एक्सपीरियंस क्या करता है? देखो, एसीएल ना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है घुटने के अंदर। जैसे एक टेबल के 4 पैर होते हैं, वैसे घुटने के अंदर 4 लिगामेंट होते हैं। चारों लिगामेंट इक्वली बैलेंस करते हैं घुटने को, ताकि आप स्मूथली चल पाओ। स्मूथली चलने में होता क्या है, आप पैर के साथ घुटना मोड़ते हो और घुटना मोड़ने के बाद बॉडी आप आगे लेके जाते हो। नॉर्मली ऐसे ही चलते हैं जी। हम। तो ये चलते समय एक सिंक्रोनस मूवमेंट हो रही होती है लेग बोन और थाई बोन में। थाई बोन के साथ अपर बॉडी अटैच है और लेग बोन के साथ फुट अटैच, फुट एंड लेग बोन एक साथ अटैच। तो जब तक ये मूवमेंट सिंक्रोनस नहीं होगी तब तक आप चल नहीं पाओगे। इसमें आपको हेल्प करता है विजुअल स्टिमुलस, ठीक है। सो एसीएल क्या होता है? एसीएल एक लिगामेंट है जो थाई बोन और लेग बोन को कनेक्ट करता है, यानी टिबिया और फीमर के बीच का कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन बाय चांस टूट जाता है तो जो लेग बोन है वो थाई बोन से अलग मूव करने लग जाता है। अब ठीक है। इसमें होता क्या है कि मरीज नॉर्मली क्या बोलते हैं कि मैं तो चल पा रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। सो फ्लैट सरफेस पे मरीज नॉर्मली चल पाता है, बिकॉज विजुअल स्टिमुलस और आपका स्पीड इसमें हेल्प कर देता है कि आप कम स्पीड में चल रहे हो, विजुअल स्टिमुलस से नॉर्मल एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट तो भी मैनेज हो रही है। बट जैसे ही डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ता है मतलब अब मैं उसी फ्लैट सरफेस पे अगर मरीज को दौड़ने को बोलूँगा तो मरीज दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि वो गिर जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अब ये थाई बोन और लेग बोन सिंक्रोनस मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर थाई पा रहे। बोन इनर्शिया से आगे भागेगा और लेग बोन फुट के साथ जमीन पे अटक जाएगा। इनर्शिया से आगे मतलब? मतलब आगे की तरफ भागेगा तो क्या होगा, लेग बोन एक बोन आगे जाएगा, एक बोन पीछे रह जाएगा। अच्छा। तो मरीज को ये फील होगा कि मेरा घुटना अनस्टेबल है, निकल रहा है, लूज है, कॉन्फिडेंट नहीं है और मैं गिर जाऊंगा। इसलिए मरीज दौड़ने से कतराएगा। उसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि मान लो मरीज सामने सीधा चल रहा है और किसी ने साइड बुला लिया, तो बॉडी अपने आप टर्न हो जाएगी साइड में, क्योंकि वो स्टिमुलस साइड का आ गया, बट लेग बोन और फुट सामने रह जाएगा। नॉर्मली ओके। हम एक स्मूथ मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्मूथ मूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि स्मूथ मूवमेंट एसीएल करने वाला है। तो आपका घुटना वापस से बकल खाएगा, फिर मरीज वापस कॉन्शियस होके उसको अंदर ले लेगा। सो ये जितनी बार ये बकलिंग होती रहेगी उतनी बार अंदर मेनिस्कस फटने का चांस है और कहीं ना कहीं कार्टिलेज खराब होने का चांस है, एंड लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली इसके वजह से घुटना खराब होने का चांस। ठीक है। तो मरीज ये एक्सपीरियंस करता है कि ये होता है कंप्लेंट कि मैं ठीक हूँ तो मेरे को क्यों करना है, बट
लचक रोज नहीं आएगी, ये एक्सपीरियंस वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ टाइप आएगा, बट एवरी टाइम ये आएगा डैमेज करेगा। जिसको एसीएल टियर हुआ है वो कैसे अपने आप एग्जामिन करेगा इसको? देखो मरीज तो बेसिकली लाइफस्टाइल में ही ये एक्सपीरियंस कर सकता है कि उसको अगर लचक खा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, घुटने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये हाँ। समझ लो कि एसीएल की सर्जरी की नीड है। बहुत बार एमआरआई में पार्शियल टियर लिखा होता है, एसीएल स्प्रेन लिखा होता है, हम्म। मरीज कंफ्यूज होता है कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप से पूछो क्या मैं दौड़ पा रहा हूँ, क्या मेरा घुटना लचक खा रहा है, क्या घुटने में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आंसर येस है सबके, तो आपको सर्जरी की नीड है। और सर इसमें भी जैसे नी रिप्लेसमेंट में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है, उस अकॉर्डिंग सर्जरी होती है। इसमें भी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग सर्जरी का प्लान होता है? देखिए ग्रेड्स होती है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में या एमआरआई ग्रेडिंग होती है, बट देखिए ग्रेडिंग से ज़्यादा सिम्टम्स डिपेंड करता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हम पेशेंट के सिम्टम्स को मेनली ट्रीट करते हैं। येस एमआरआई हमको ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में हेल्प करता है, बट हम्म। सिम्टम्स क्या है? अगर मरीज लचक एक्सपीरियंस कर रहा है तो येस पेशेंट को सर्जरी की नीड है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेडिंग ऑफ द टीयर। हम्म। बहुत बार हम ऐसे होता है कि स्कोप डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता, देन वी कैन ऑलवेज कम आउट, बट हमें एक बार लुक करना बहुत ज़रूरी है कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये फिजियोथेरेपी से अपने आप हील होता है? सो एसीएल ना कभी भी अपने आप हील नहीं होता। नहीं क्यों नहीं होता। होता? क्योंकि टूटे हुए एंड के ऊपर ना जॉइंट फ्लूइड वॉश आउट कर रहा होता है हम्म। कंटिन्यूअसली, तो हील ही नहीं होने देगा, क्योंकि हील होने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। हम्म। तो स्टेबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ हील होगी वो वॉश आउट होती रहेगी। हम्म। ठीक है? तो इसीलिए वो अपने आप हील नहीं होता। फिजियोथेरेपी से वो हील नहीं होगा। फिजियोथेरेपी हेल्प इस तरीके से कर सकती है कि आपकी मसल बैलेंस इंप्रूव करा सकती है। तो अगर मान लो आपको एसीएल स्प्रेन है और आप लचक नहीं खा रहे, अनस्टेबल नहीं लग रहा घुटना, तो यस फिजियोथेरेपी का रोल है ओवरऑल बैलेंस बढ़ाने के लिए। बट वंस आप ये एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो कि घुटना अनस्टेबल है, तो कोई भी फिजियोथेरेपी इसमें डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली मसल बिल्डिंग करके थोड़ा बहुत मरीज को हेल्प होगा। तो एसीएल टियर अगर किसी को होता है जो उसको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप सर्जरी के बारे में बता सकते हो कि सर्जरी में करते क्या हैं? जिससे थोड़ा-सा एक अगर फ़ोबिया है किसी को वो दूर हो, कैसे सर्जरी देखो परफ़ॉर्म होती एसीएल है? सिंपल सर्जरी है, एक तरीके से लाइव सर्जरी की तरह होती है। हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, मरीज टीवी देख सकता है जिसके ऊपर हम सर्जरी करते हुँ। हैं। तो जैसे मान लो मैं किसी को कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो हम उधर देख सकते हैं हाथों हाथ के, इसमें ये लिगामेंट बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये टूटा हुआ है, इसके जगह नया बनाया जाए। सिंपल स्टेप्स ये होते हैं कि हम इसमें ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ग्राफ्ट ऑप्शंस होते हैं, हैमस्ट्रिंग होता है, पेरोनियस होता है, क्वाड्रिसेप्स होता है, बोन पटला टेंडन बोन ग्राफ्ट होते हैं। 4 ग्राफ्ट है, हर ग्राफ्ट के अपने कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से और कोई लिगामेंट इंजरीज है कि नहीं, उस हिसाब से हम ग्राफ्ट चॉइस रखते हैं। और उस इसमें हम की होल सर्जरी की जाती है, जिसमें 2 छोटे होल बनाए जाते हैं और एक से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, एक से कैमरा जाता है, और स्पेशल इम्प्लांट से हम इसको फिक्स करते हैं। हुँ। जिसमें कुछ बटन्स होते हैं, कुछ स्क्रूज होते हैं, कभी-कभी एडिशनल हम मेनिस्कल टियर होता है तो साइमल्टेनियसली उसको भी एड्रेस करते हैं। कोई एडिशनल लिगामेंट इंजरीज है तो उसको भी साइमल्टेनियसली एड्रेस किया जाता है। ओवरऑल सर्जिकल टाइम 1 आवर प्लस माइनस 15 मिनट्स होता है, जिसमें हम एसीएल और मेनिस्कस और बाकी लिगामेंट्स भी एड्रेस कर लेते हैं। और सर ये जैसे एक मिथ होता है कि सर्जरी मतलब बहुत बड़े-बड़े कट्स लगे जाएँगे, तो ये इसमें भी बड़े कट्स होते हैं और ये जो एक और टर्म्स आती है कि ये आपने बोला कि दूरबीन द्वारा किया जाता है, तो हुँ, ऑर्थ्रोस्कोपी आई थिंक उसको बोलते हैं। हुँ। तो ऑर्थ्रोस्कोपी में इसका क्या एडवांटेज है? जैसे ओपन सर्जरी क्या इसको ऐसी भी सिचुएशन रहती है कि आप ऑपरेट कर रहे हो पेशेंट को और ऐसा कंडीशन आ गया कि नहीं, नहीं अब ओपन करना पड़ेगा। क्या इसमें इसके भी चांसेस होते हैं? यूजुअली एसीएल में नहीं चांसेस होते ओपन करने के, एसीएल तो की होल ही हो जाता है। हुँ। ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली हमको ओपन करना पड़ता है, हुँ। बिकॉज़ ग्राफ्ट वैसे नहीं आएगा। तो जैसे मान लो मुझे बोन पटला टेंडन बोन ग्राफ्ट लेना है तो इंसिशन बड़ा लगेगा। हुँ। कभी हम हैमस्ट्रिंग लेते हैं, पेरोनियस लॉन्गस लेते हैं या क्वाड्रिसेप्स लेते हैं तो बहुत बड़ा इंसिशन ये लगाने की। ग्राफ्ट क्यों लेके जा जो टूटा हुआ एसीएल है उसको उसको रिप्लेस हम करता है? रिपेयर यूजुअली नहीं करते, क्योंकि रिपेयर के रिजल्ट्स बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशन है जिसमें हम रिपेयर अच्छा। करते हैं। जैसे फीमोरल साइड अवल्जन एक ही इंडिकेशन है जिसमें हम रिपेयर करते हैं, वो भी पेशेंट मतलब चोट लगने से विदिन 3 वीक्स में आया तब। सर यूजुअली कौन-सा ग्राफ्ट एसीएल सर्जरी के लिए बेस्ट माना जाता है? वंस अगेन ये भी डिबेटेबल है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन कि हर ग्राफ्ट की अपना एक एडवांटेज है, आप डिसएडवांटेज है। कौन-सा यूज़ करते हो सर सो सबसे? मैं यूज़ करता हूँ कॉमनली हैमस्ट्रिंग और पेरोनियस लॉन्गस, डिपेंड ऑन पेशेंट प्रोफाइल।
बट अगर मान लो कोई रिवीजन केस करना है हम्म, या मान लो कोई हाई डिमांड एथलीट है, तो हम हम्म, बोन पटला टेंडन बोन ग्राफ्ट या कॉर्डिसेप ग्राफ्ट भी यूज करते हैं उन इंडिकेशंस में। यूजुअली मैं कॉर्डिसेप मैकेनिज्म्स में यूजुअली डैमेज करना प्रेफर नहीं करता। हम्म, बट ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ्ट ऑब्वियसली सुपीरियर ग्राफ्ट है, बट इनकी डोनर साइड मॉर्बिडिटीज है, पेन है, और कॉर्डिसेप मैकेनिज्म्स को इंजरी होने के चांसेस है। तो इसीलिए आई एम लिटिल बिट केयरफुल व्हाइल यूजिंग चूजिंग माय इंडिकेशंस कि किस में कौन सा ग्राफ्ट लेना है। तो ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ्ट बेस्ट है या यही ग्राफ्ट खराब है। हम्म। पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट डिमांड, केस सिनारियो, रिवीजन है, फर्स्ट टाइम एसीएल हो रहा है, और लाइफस्टाइल क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स खेल रहा है या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेल रहा है, उस हिसाब से ग्राफ्ट में वेरिएबिलिटी है चॉइस में। अच्छा सर, एक ये जैसे ग्राफ्ट तो आप उसकी बॉडी से ही ले रहे हो ना, हाँ, तो आप एक एसीएल को ठीक करने के लिए दूसरे ग्राफ्ट को आप डैमेज कर रहे हो, तो हाँ, क्या वहाँ से या जहाँ से आप जैसे मान लीजिए आप हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेते हो या पेरोनियस ग्राफ्ट लेते हो, हाँ। तो वहाँ पर कोई वीकनेस या वहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी आती है फिर, या वो सी ग्राफ्ट दोबारा यूजुअली से क्या है ना, बनता है? ये सेफ ग्राफ्ट चॉइसेस है। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप मुझे बोलोगे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका भी आंसर नो है। ऐसा हुँ, नहीं है कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, हुँ, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये समझ लो कि भगवान एक टायर को स्टेपनी टायर है, हुँ, वैसे भगवान ने ऐसे कुछ ग्राफ्ट चॉइसेस हम बोल सकते हैं टेंडन दिए हैं, जिसको अगर आप हार्वेस्ट कर लोगे तो अगल-बगल के मसल, अगल-बगल के टेंडन उसका काम फंक्शन करने में हेल्प कर देते हैं। हुँ, तो ये डोनर साइड बहुत मॉर्बिडिटीज़ नहीं होती, हुँ। बट कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते। एक इम्प्लांट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि इम्प्लांट्स के बारे में सुना होता है, इंडियन इम्प्लांट और फॉरेन इम्प्लांट्स। हुँ। तो एज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप कौन-सा इम्प्लांट प्रेफ़र करते हो? सी यूजुअली तो आई प्रेफर इम्पोर्टेड इम्प्लांट। ऐसा नहीं कि इंडियन इम्प्लांट्स कुछ ख़राब है, हुँ, बट इम्पोर्टेड इम्प्लांट के फेल्योर रेट्स रिलेटिवली लो है। तो जब मैं कोई मरीज़ की सर्जरी कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम चांसेस लूँगा और मेरा आउटकम बेस्ट आए, इसके लिए ही मेरा टारगेट रहता है। बट ऐसा नहीं है कि इंडियन इम्प्लांट खराब है, इंडियन इम्प्लांट भी इक्वली गुड है। इम्प्लांट और इम्प्लांट चॉइस सर्जन की ना टीचिंग पे हुँ, डिपेंड करता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट से सीखा है, उसको कौन से इम्प्लांट्स के साथ वो कंफर्टेबल है। ठीक है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो यूजुअली इम्प्लांट चूज़ करता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी बेस्ट है और बाकी बेस्ट नहीं है। सर्जन अच्छा होना चाहिए, इम्प्लांट वो इंडियन भी अच्छे से यूज़ कर सकता है और इम्पोर्टेड भी अच्छे से यूज़ कर सकता है। एक सर एसीएल के रिगार्डिंग में टॉपिक पूछना चाहूँगा। लोगों के अंदर ये मिथ्स होता है, कई लोग बोलते हैं कि यार एसीएल अगर आप ग्राफ्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो आप साथ में फाइबर टेप अलग से यूज़ करो, तो उससे स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। तो ये फाइबर फाइबर टेप ना यूजुअली अगर मैं ग्राफ साइज़ बहुत पतला या वेरी हाई डिमांड पेशेंट में यूज़ करता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी कीन इन यूजिंग फाइबर तो टेप। वैसे एसीएल सर्जरी में फाइबर टेप यूज़ करनी चाहिए? ये भी डिबेटेबल है टॉपिक, और मैं यूजुअली 2 डिफरेंट स्ट्रेंथ की चीज़ें एक जगह नहीं लगाता। हुँ, ठीक है? अगर मुझे आर्टिफ़िशियली करना है, तो मैं टोटल लिगामेंट ही आर्टिफ़िशियल डाल दूँगा, जिसको हम ड्यूअल एसीएल बोलते हैं। तो ड्यूअल एसीएल में मेरे को ग्राफ्ट ही लेने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट लिगामेंट ही आर्टिफ़िशियल आ जाता है। तो अगर मान लो कोई मरीज़ है, जिसको वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भई मुझे कंप्लीट आर्टिफ़िशियल करना है या मुझे ग्राफ्ट ही नहीं हार्वेस्ट करवाना है अपने, बट एसीएल भी ठीक कराना है, तो मैं सिर्फ़ फाइबर टेप, अगर मेरे को ग्राफ्ट के साथ ऑगमेंट करने से बेटर मैं डायरेक्टली आर्टिफिशियल लिगामेंट डाल दूँ जो पूरा ही आर्टिफिशियल होगा। हुँ। तो एटलीस्ट मैं डोनर साइड को मॉर्बिडिटी नहीं दे रहा और उसके रिजल्ट्स भी रिलेटिवली अच्छे ही है। तो दैट इज़ स्टिल बेटर चॉइस देन पुटिंग ओनली वन थ्रेड ऑफ फाइबर टेप। और सर एसीएल सर्जरी में अगर हम कोई फॉरेन बॉडी डालते हैं, जैसे अगर हम फाइबर टेप लगाते हैं, कुछ और भी इम्प्लांट्स लगते हैं, स्क्रू लगता है, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं सक्सेस होने में सर्जरी के, और क्या इन्फेक्शन होने के कितने परसेंट चांस होते हैं देखो इसमें? इम्प्लांट पर से इनर्ट होता है, तो हुँ, इम्प्लांट में इन्फेक्शन के चांसेस इम्प्लांट की वजह से नहीं होते। हुँ, ठीक है? और बेसिकली सक्सेस रिजल्ट अच्छा है, बट कभी-कभी कुछ-कुछ पेशेंट्स को इम्प्लांट के अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन आने के चांसेस हुँ, होते हैं। हुँ, इन दैट सिनेरियो फिर हमको आगे जाके इम्प्लांट निकालने पड़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांट से इन्फेक्शन हो। समटाइम्स कुछ थ्रेड्स में इन्फेक्शन बैठने के चांसेस रहते हैं। समटाइम्स पेशेंट की बॉडी इम्प्लांट एक्सेप्ट नहीं करती, तो हुँ। उसमें भी दिक्कत आ सकती है, बट ऐसे कॉमनली पाया नहीं जाता। एंड कितना खर्चा आता है सर एसीएल सर्जरी कराने में?
सी ACL सर्जरी का खर्चा डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल्स में ऑपरेट कर रहे हो। जितना हॉस्पिटल जितने नंबर ऑफ बेडेड होगा उतना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि खर्चे भी उतने होते हैं। दूसरा होता है कि ACL के साथ अगर आपको कोई एडिशनल इंजरी है, जैसे मेनिस्कल रिपेयर है, MCL इंजरीज है या PCL इंजरीज है, तो फिर उसका भी कॉस्ट ऐड हो सकता है। सो कॉस्ट इज़ अ वेरी वेरिएबल थिंग। तो हर हॉस्पिटल के अपने पैकेजेस होते हैं। इम्प्लांट कॉस्ट लगभग विदिन 1 लाख हो जाता है, बट कॉस्ट का पैकेज 1 लाख रुपए से लेके शुरू होकर 3 लाख 4 लाख तक जाता है। एंड रिजल्ट बेसिकली सर्जन डिपेंडेंट होता है। अगर आपकी सर्जरी ठीक हो जाती है, आई डोंट थिंक सो कॉस्ट मैटर्स। एंड सर्जन डिपेंडेंट जो आपने बोला ना सर, बिकॉज हर फील्ड में हर स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो एज एन ऑर्थोपेडिक, जैसे अगर मेरे को ACL टीयर है तो मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्च करना चाहिए या स्पोर्ट्स इंजरी? देखिए, आर्थ्रोस्कोपी अपने आप में स्पेशलाइज्ड फील्ड है, ठीक है। और ऑब्वियसली हर बंदा हर सर्जरी बेस्ट नहीं कर सकता, तो कुछ सर्जरीज पर्टिकुलर आप अच्छी करते हो, कुछ सर्जरीज आप एवरेज करते हो। तो अगर आप आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन जो होते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग डील नहीं कर रहे, बट उनकी स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया होता है इस सर्जरी को ठीक करने के लिए, तो आउटकम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने का चांसेस ज़्यादा है। सर ACL सर्जरी कराने के बाद क्या पेशेंट दोबारा बैक टू स्पोर्ट्स जा सकता है, या उसको कुछ टाइम पीरियड लगता है, या वो दोबारा खेल सकता है अपना जो पहले कर? जी, ACL सर्जरी के बाद आपको रिहैब फॉलो करना पड़ता है। सो इसमें हम 2 पॉइंट्स कवर करेंगे, एक रिहैब और रिटर्न टू स्पोर्ट्स। सो कोई भी प्लेयर है, इवन इंटरनेशनल प्लेयर है, तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स आने में कम से कम 6 महीने से 9 महीने का टाइम लेते हैं। और उससे पहले का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब भी नया ACL ग्राफ्ट डाला जाता है तो वो शुरुआत में नाजुक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, फिर वापस वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करता है। तो पहले 1.5 महीने आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी होती जिससे उस नाजुक ग्राफ्ट पे स्ट्रेस पड़े, एक्सेप्ट नी बेंडिंग एंड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। इनिशियली कुछ नहीं करना चाहिए। 1.5 महीने बाद आप वापस से आपकी मसल बिल्डिंग पे, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट्स, लंजेस और आपकी जिमिंग एक्टिविटी पे आ सकते हो। जॉगिंग, रनिंग 6 महीने पे अलाउ करते हैं और 9 मंथ्स पे हम पेशेंट को कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स करना अलाउ करते हैं। बट इस सारे चीज़ों के पहले एक रिटर्न टू स्पोर्ट्स क्राइटेरिया होता है। रिटर्न टू स्पोर्ट्स में पेशेंट साइकोलॉजिकली ट्रेन होना चाहिए, फिजिकली ट्रेन होना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ उसकी अपोजिट क्वाड्रिसेप्स जितनी आनी चाहिए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ वापस आनी चाहिए, न्यूरोमस्कुलर बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं कि जो आप कटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैब होता है, वो आपका ठीक होना चाहिए। जब मरीज़ ये सारे फैक्टर्स पे टिक करता है या इन सारी चीज़ों पे वर्क करता है, तभी साइकोलॉजिकली मरीज़ रिटर्न टू स्पोर्ट्स लेवल, जो प्रीवियस स्पोर्टिंग लेवल पे आ जाता है। ये पाया गया है कि 100 में से 90% पेशेंट उस लेवल पे पहुंचते हैं, बट एक्चुअली 60% उस 90 में से भी 60% पेशेंट ही प्रीवियस स्पोर्टिंग लेवल पे खेल पाते हैं। स्पोर्ट्स खेलने के लिए, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको ये सारे क्राइटेरियाज पहले फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आप उस लेवल पे खेल पाओ। जैसे जिम जाते हैं लोग, तो जिम में जाते ही ट्रेडमिल पे भागना स्टार्ट कर दिया या थोड़ा सा वो थोड़ी देर बाद ही, तो क्या रनिंग करने से और ट्रेडमिल, स्पेशली ट्रेडमिल पे रनिंग करने से क्या नी डैमेज होता है? सी यूजुअली यार नी दौड़ने से डैमेज नहीं होता। आजकल सॉफ्ट ग्राउंड्स बहुत कम है, तो लोग रास्ते पे भी दौड़ रहे हैं, वो भी हार्ड ग्राउंड ही है। एटलीस्ट ट्रेडमिल पे दौड़ तो रहे हो। ऑब्वियसली मैं ट्रेडमिल पे वेरी हाई स्पीड रिकमेंड नहीं करूँगा। 8 का स्पीड, 9 मैक्सिमम 10 की स्पीड पे दौड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नी में डैमेज हो, तो आप दौड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं दौड़ेगा, बट ये सर्जरी के बाद इमीडिएटली या विद इन 1 मंथ नहीं दौड़ना चाहिए। तब आप धीरे धीरे ग्रेजुअल वॉकिंग के साथ ही आप अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे। ठीक इट मे टेक 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स टाइम। रैपिड फायर राउंड है ये, इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको सीधा उसका आंसर देना है, ठीक है? तो सबसे पहला है, जिम में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा ACL को इंजर्ड करती है? ट्रेडमिल पे जाके बिना वार्म अप के रनिंग करना। स्क्वाट से सर घुटने खराब होते हैं या नहीं होते? हेवी स्क्वाट से, हेवी लंजेस से या हेवी लेग प्रेस से कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ के कार्टिलेज खराब हो सकता है। सर लेग एक्सटेंशन मशीन सेफ है या रिस्की है? रिलेटिवली सेफ है, बिकॉज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है और ऑब्वियसली आप मॉडरेट वेट ही उठाते हो। सर नी पेन होने पर जिम कंटिन्यू करना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए उस दिन? नी पेन
मेरे हिसाब से अगर बहुत दिन से है तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो यू कैन रीस्टार्ट योर जिम, बट अगर प्रॉब्लमेटिक है तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। और सर नी में क्रैकिंग की आवाज़ आना नॉर्मल है या अब है? एब्सोल्युटली नॉर्मल है। Absolutely. हाँ, सर वर्कआउट से पहले वार्म अप करना कितना ज़रूरी है? वार्म अप करना 100% ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत जल्दी आपका और मेरा सामना आमने सामने होगा, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। सर नी स्लीव्स पहनने से इंजरी क्या प्रिवेंट हो सकती है? चांसेस कम है। अच्छा। सर एसीएल टियर का सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है? फॉल, सबसे ज़्यादा स्टेयरकेस से गिरना या बाइक से गिरना, अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो, अदरवाइज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। ठीक सबसे है। कॉमन स्पोर्ट्स है स्कीइंग, जो इंडिया में नहीं होता, बट इंडिया में यूजुअली फुटबॉल इंजरीज में एसीएल काफ़ी कॉमनली हो जाता है। ओके। और सर क्या बिना एसीएल सर्जरी के भी एसीएल ठीक हो सकता है? अगर एसीएल टूटा है तो बिना सर्जरी के ठीक होगा ही नहीं। ठीक है। एसीएल टियर होने के बाद कितने दिन में सर्जरी कराना चाहिए? आई विल से 1 month to 6 weeks टाइम, नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट। सर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में एसीएल सर्जरी होने के चांसेस किस में होते हैं? सी वैसे तो फुटबॉल ऑब्वियसली है, बट क्रिकेट में भी कोई कम एसीएल इंजरीज नहीं होती। ठीक है सर, अब हमारा सेकंड राउंड आ रहा है मिथ्स और फैक्ट। आपको मिथ्स और फैक्ट बताना है, ठीक है? सर पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से घुटनों में दर्द होता है, ये मिथ्स है या फैक्ट है? मिथ। सर बैठते वक्त पैर हिलाना नी को खराब कर सकता है। मिथ। सर नी रिप्लेसमेंट के बाद आदमी नॉर्मल नहीं चल सकता। मिथ। सर क्रैकिंग साउंड मतलब घुटना खराब हो गया है। मिथ। एसीएल सर्जरी के बाद जिम बंद ही कर देना चाहिए। मिथ। सर क्या एज के साथ घुटना खराब हो जाता है? फैक्ट। सर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। फैक्ट। कैल्शियम ही स्ट्रॉन्ग बोन के लिए काफ़ी है। फॉल्स। मिथ। विटामिन डी के बिना कैल्शियम अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। फैक्ट। ठीक है। जिम करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। फैक्ट। रोज वॉकिंग करना जॉइंट के लिए सेहतमंद है। इन बिटवीन, बट आई स्टिल से फैक्ट। अब सर हमारा आएगा बस एक लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम रेटिंग वाला क्वेश्चन लेंगे। आपको रेटिंग देनी है आउट ऑफ 10, ठीक है? सर वॉकिंग, 6 out of 10। रनिंग, 8 out of 10। जॉगिंग, 7 out of 10। स्प्रिंटिंग, 8 out of 10। साइकिलिंग 7 out of 10। और स्विमिंग, 10 out of 10। योगा, 9 out of 10। जिम, 7 out of 10। स्क्वाट्स, 7 8 out of 10। लेग प्रेस, Leg press 6 7 out of 10। लेग एक्सटेंशन, 8 out of 10। डेडलिफ्ट, 6 out of 10। स्टेयर्स, Stairs 5 to 6 out of 10। लिफ्ट, 2 out of 10। स्ट्रेचिंग, Stretching, yes, 7 8 out of 10। वार्म अप, 10 out of 10। मिल्क, 10 out of 10। कर्ड्स, 10 out of 10। पनीर, Paneer 8 9 out of 10। एग्स, 10 out of 10। चिकन, If you are non-vegetarian, 10 out of 10। प्रोटीन पाउडर, If authentic source, then 7 out of 10। If you don't know the source, I will not recommend it। कैल्शियम सप्लीमेंट, Calcium supplement 7 8 out of 10। वेट लॉस, 10 out of 10। ओबेसिटी, 0 out of 10। स्मोकिंग, 0 out of 10। अल्कोहल, Occasional mild is fine, but if you are drinking binge, not recommended। सिटिंग ऑल डे, 0 out of 10। इंडियन टॉयलेट, 0 out of 10। वेस्टर्न टॉयलेट, 10 out of 10। हाई हील्स, High heels mild is fine, अगर बहुत ज़्यादा है more than 2 inches not recommended। नी बेल्ट, Knee belt, if you are in pain you can, otherwise not। एंड लास्ट जॉइंट सप्लीमेंट। Joint supplement mixed reviews 6 out of 10। अगर आपसे किसी को कंसल्ट करना है तो वो कैसे कंसल्ट कर सकता है? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज। सो बेसिकली मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में बैठा हूँ। यूजुअली मेरी 9 to 4 की ओपीडी होती है। अगर ठीक है। किसी को मेरे से ओपिनियन लेना है, कंसल्ट करना है, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपरली आ सकते हैं। अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस लेके आइए ताकि एक ही बार में आपका प्रॉपर कंसल्टेशन हो जाए और आपको मेरी तरफ से जो बेस्ट रहा है वो मैं आपको दूंगा। क्या व्हाट्सएप से भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम आपका नंबर व्हाट्सएप पे मेंशन कर See, दें? I usually don't prefer WhatsApp as a channel because बहुत बार क्या होता है, मरीज रिपोर्ट भेज देते हैं बट मरीज ये रियलाइज़ नहीं करता कि रिपोर्ट के हिसाब से आप ट्रीटमेंट नहीं करते। जैसे मैं काफ़ी टाइम आपके पॉडकास्ट पे बोल चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मरीज के सिम्टम्स है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। यही दो चीज़ें हैं जो
एक्चुअल डायग्नोसिस बनाती है एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। एमआरआई क्या है कि जब आप डायग्नोसिस बनाते हो उसको प्रूव करने में एमआरआई हेल्प करता है। हुँ, तो कभी-कभी एम्बिगुअस रिपोर्ट पे मरीज़ एक्सपेक्ट करता है कि एमआरआई पे रिपोर्ट पे आंसर दे दो। ऐसा हो सकता है कि मैं बोल दूँ सर्जरी की नीड है और जब मैं क्लिनिकल एग्ज़ामिन करूँगा तो आई माइट फ़ील कि नीड नहीं है। हाँ। यही चीज़ रिवर्स भी हो सकती है। इसलिए मैं व्हाट्सएप प्रेफ़र नहीं करता। आई प्रेफ़र पेशेंट को डायरेक्टली एग्ज़ामिन करूँ एंड देन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। फिर भी हम सर का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अगर आपको कंसल्ट करना है सर से तो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 6 द्वारका में जाके सर से मिल सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।